अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के दो टॉपिक के हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन की, और उसके साथ जो है हमारे पास क्या होगा उसी का आगे जो है वो जनरल रिएक्शन जो है हम देखने वाले हैं। एक हम देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, और दूसरी हम डेरिवेशन करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए जनरल रिएक्शन यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। कहता है कि 15 मार्च 1864 के अंदर जो है दो साइंटिस्ट ने जो है वो क्या किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया था। ठीक है, तो 1864 ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना। दूसरा, ये दो साइंटिस्ट थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किस साइंटिस्ट ने जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया था। ये एमसीक्यूज में इसको डिफरेंट नेम के साथ जो है वो कह सकता है कि इसको कौन सा जो साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया। तो ये आप लोगों ने चीज़ को याद रखना है। अब उसके बाद है जी इसकी डेफिनेशन। तो मैं वर्ड बाय वर्ड जो है आप लोगों के साथ जो है इसको डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। वो कहता है द रेट। रेट क्या है, आपको आप लोगों को मैंने बता दिया। रेट जो है वो क्या होता है, वो कहता है कि जब भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की अमाउंट में चेंज आता है टाइम के लिहाज से, हम उसको रेट कहते हैं। मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन टू टाइम, उसकी अमाउंट में जो तब्दीली है टाइम के लिहाज से हम उसको रेट कहते हैं। उसको हम सिंपली हम स्पीड भी कह सकते हैं। जिस स्पीड के साथ जो है कंसंट्रेशन चेंज होती है, मतलब प्रोडक्ट में होती है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में होती है, तो हम उसको रेट कहते हैं। अब वो यहाँ पे कहता है कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, जब वो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उस वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी सब्सटेंस। ये देखें, मिसाल के तौर पे ए है, बी है, ये दोनों सब्सटेंसेस जो है जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट के टू इट्स एक्टिव मैसेज। और उसके साथ उसने एक और बात बताई है कि क्या होगा कि उसकी जो एक्टिव मैस वो भी होगी। मतलब इसका ये है कि इस सब्सटेंस और ये सब्सटेंस जो है, मिसाल के तौर पे अगर ये 10 ग्राम है और ये भी 10 ग्राम है, तो उन दोनों में से जो रिएक्शन कर रहा होगा वो फॉर एग्जांपल 5 ग्राम ये कर रहा होगा, 5 ये होगा, और ये जो होंगे ये एक्टिव होंगे। उस मैस में से ना 10 ग्राम की जो मैस होगी उसमें से 5 ग्राम ये एक्टिव होगी मैस, 5 ग्राम ये एक्टिव होगी, और दोनों ये जब रिएक्ट करेंगे वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट के। मतलब ये होगा कि वो जब वो उसकी मैस जो है वो ज्यादा रिएक्शन करेगी तो वो रेट जो होगा वो भी ज्यादा होगा, स्पीड जो होगी वो रिएक्शन की वो भी तेज हो जाएगी। अब एक्टिव मैस क्या होता है, मतलब थोड़ा सा इसको आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। एक्टिव मैस, एक्टिव से वर्ड जो है वो एवेपोरेशन पढ़ गए हैं 9th क्लास में आप लोग, एवेपोरेशन का टॉपिक, और उसमें जो था एक आप लोगों ने फैक्टर पढ़ा था जो कि था सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया होता क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे एक गिलास है, ये गिलास है और ये एक हमारे पास जो है बड़ा सा टब पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें दोनों में पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो अब सूरज से क्या होगा, अगर वेपरेशन करवानी है तो क्या होगा कि इसमें मालिक्यूल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे सरफेस पे, इसकी सरफेस पे मालिक्यूल जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे। तो वेपरेशन किसमें ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी जिसमें मालिक्यूल जो होंगे सरफेस पे ज़्यादा होंगे। ठीक है, और ये वाले मालिक्यूल जो होंगे वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। मतलब क्या है, जो वेपरेशन कर रहे हैं ना तो वो जाहिर सी बात है एक्टिव होंगे ना। तो इसमें मालिक्यूल जो है वो एक्टिव कम है, नीचे भी है लेकिन एक्टिव कौन से है, ऊपर वाले हैं। तो इस पूरे जो है वो क्या होगा, पूरे जो उसकी कंसंट्रेशन अमाउंट होगी उसमें से कुछ पार्ट जो होगा उसका एक्टिव होगा सब्सटेंस का। वो जो एक्टिव पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा। जब वो रिएक्शन करेंगे ना, जितना वो रिएक्शन करेंगे वो डायरेक्ट रिलेशन करेगा किसके साथ, रेट के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो दोबारा से एक दफ़ा फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो सिंपल ये कहता है कि जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, उल्टा चलें ज़रा, सब्सटेंस जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, एक ए और बी है। ठीक है, ये दोनों जो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट के। रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सब्सटेंस और उनकी एक्टिव मैस। एक्टिव मैस जो है उसको ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है, ब्रैकेट से एक्टिव मैस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसको कंसीडर किया जाता है दूसरा कंसंट्रेशन।
और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट और ऑफ एक्टिव मैसेज। इसमें भी सेम वही बात बताई गई है, लेकिन ये प्रोडक्ट के लिए ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो रिएक्टिंग सब्सटेंस के लिए है। अगर ये जो है आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब एक्टिव मास इज कंसिडर्ड मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब एक्टिव मास जो होती है, मैंने आप लोगों को बताया, जो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, वो जो है वो क्या होंगे, वो एक्टिव होंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल कह सकते हैं आप लोग उसको। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, हम रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं, कंसिडर करते हैं, और उसमें जो है ए बी सी ब्रैकेट के साथ जो है मोलर कंसंट्रेशन है जी किसकी, ए बी सी और डी की। ये क्या है, ये ए जस्ट ए लिखा जाए तो वो सब्सटेंस है। ठीक है, और अगर हम उसके साथ ब्रैकेट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो अब इक्वेशन भी आगे साथ ए बी और उसके साथ है रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, और इसमें ये जो होगा फॉरवर्ड होगा, और अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो रिवर्स होगा। तो अब रिएक्टिंग सब्सटेंस वाला टॉपिक वो अभी आगे बताता हूं मैं आप लोगों को। अब देखिए, कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, अब डायरेक्टरी का साइन जो है मुझे मिला नहीं है, मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने इसको यूज़ किया। तो कहता है, अभी मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूं, द रेट ऑफ अ सब्सटेंस, द रेट ऑफ अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंसेस हैं, और उसका जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखा हुआ, रेट ऑफ सब्सटेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the active masses। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। ये जो है हमारे पास क्या होंगे, ब्रैकेट जो है वो क्या होगी, एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फॉरवर्ड रेट जो होगा वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसमें जो है वो अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारे पास जो है ए प्लस बी सी प्लस डी। तो अगर हम इसको जो है फॉरवर्ड के लिए यूज़ करें तो हमारे पास देखें ज़रा, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए हमने अभी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का वर्ड देखा ना, तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, और इसी रिएक्टेंट को जो है हमने डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ, एक्टिव मैसेज के साथ। अब जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो क्या है, इक्वल का साइन आएगा, और साथ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, के कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड मतलब इस साइड, इस तरह जो है वो क्या होगा, जो होगा हमारे पास रिएक्शन मूव करेगा इस साइड पे। तो के फॉर कांस्टेंट, एफ फॉर फॉरवर्ड, तो वैसे जो है ये आ जाएगी। इसी तरह से दूसरे के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। और अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये मैं बिल्कुल जो उसकी सिंपल जो है कैलकुलेशन जो है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो जनरल इक्वेशन भी आएगी। तो इसी तरह से हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के लिए भी क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात आती है, अगर हम ऊपर जो है हमारे पास जो है वो देखें ज़रा, ये है ना, तो रिवर्स में क्या होता है, C प्लस डी प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बन रहा होता है, वो A और B बना रहा होता है। ऐसे ही है ना, कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, अब ये जो पॉइंट जो था, प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट में जा रहा है। तो जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा तो उस सूरत में जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जब प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट में जाएगा तो उस सूरत में जो प्रोडक्ट होगा वो एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेगा। ठीक है, तो एज अ रिएक्टेंट जब एक्ट करेगा तो जो रेट होगा वो डायरेक्ट होगा, हमेशा रिएक्टेंट के ही डायरेक्ट होता है। रेट जो होता है हमेशा रिएक्टेंट के ही डायरेक्ट होता है। एक मिनट जरा देखे, जरा पिछला जो है यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है ना, ये वाला एक मिनट, ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ये वाला रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के डायरेक्ट होना है, ये वाला रिलेशन जो होगा। ठीक है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये भी डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये जो रेट होगा वो उस दोनों के रिएक्टेंट के डायरेक्ट होना है। तो ये बात थी हम लोगों के पास। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रिएक्टेंट नहीं हमेशा होना, क्योंकि जब रिवर्स जाएगा तो फिर रिएक्टेंट जो होगा वो हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगा। इसी तरह से प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो कांस्टेंट फॉर रिवर्स आ जाएगा, और वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। अब दोनों के क्या होगा, कुछ देर के बाद जो है इन दोनों में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में तो ये फास्ट होगा और
फिर थोड़ी देर बाद ये वाला फास्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता दोनों में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। जब दोनों में इक्विलिब्रियम जो है, दोनों का रेट जो होगा फॉरवर्ड का और रिवर्स का रेट बराबर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा हमारे पास, फिर दोनों का हम किस तरह लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, दोनों को लिख लेते हैं ये वाला और ये वाला। तो के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये इसके नीचे आ गया और ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, दोनों जब रेट बराबर होगा तो हमारे पास है वही सिचुएशन बनेगी। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा कि कहता है कि अब उसी को जो है हमारे पास जो लिखा था, एक मिनट ज़रा, के एफ ए बी, इसी तरह के आर सी एंड डी। अब वो कहता है कॉन्स्टेंट को अलग कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट को अलग करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो गया और सी और डी जो है वो ये वाला जो पार्ट होगा ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों कॉन्स्टेंट सेपरेट हो गए, मोलर कंसंट्रेशन सारी सेपरेट होगी। अब वो कहता है कि दोनों कॉन्स्टेंट को खत्म कर देते हैं, एक कॉन्स्टेंट यूज कर लेते हैं सिंपल करने के लिए। तो के सी जो होगा वो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आया है तो ये कॉन्स्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा। और इसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डी एंड ए एंड बी आएगा। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन में बताता क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन एक्टिव मैसेज के दरमियान में और किसके दरमियान में, रेट ऑफ रिएक्शन के, कि जितना ज़्यादा एक्टिव मैसेज का मतलब है जितने ज़्यादा जो है वो केमिकल रिएक्शन होगा वो उतनी तेज़ी के साथ जो होगा वो प्रोडक्ट की तरफ या रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन जो होगा वो मूव करेगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है, हमारे पास इसकी जो है वो डेरिवेशन बहुत दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आई हुई है, तो आप लोगों ने इसको ज़रा अच्छे से याद करना, बड़ी आसान है, मैं साथ साथ आप लोगों को बताता हूँ। कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल रिएक्शन के ऊपर इस लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो मैंने ज़रा सारा लिखी है, डेफिनेशन सारी लिखी है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। वो कहता है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बार वही मैं, rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration, product of the molar concentration, ये product है जी, यहाँ पे molar concentration है, फॉर एग्जांपल A है B है, इन दोनों की molar concentration आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट है जी, molar concentration of its reactant, बार बार फिर बात आ गई रिएक्टेंट की, रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, और उनकी जो पावर होगी, जो ए बी जो लिखा होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। किस सूरत के अंदर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जो है वो सारी चीजों को बताएंगे। दोबारा से फिर इसी को देख लेते हैं। वो कहता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये दोनों का आपस में ए और बी का जो है मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट, बार बार बात आती है रिएक्टेंट की, रेज टू द पावर, उनकी पावर जो होगी ये वाला जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर ये होगा। तो जरा देखिए जरा, अब इसके बाद आसान है, बस ये दोनों चीजें जो है वो समझने वाली थी, बस बाकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है। अब वो कहता है कि रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, उस प्रोपोर्शनैलिटी जो है आप लोगों के पास, रेट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए, ये बी, ये दोनों जो है क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे स्टिचोमेट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं। ठीक है इनको, और ये जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, इसके, और इनकी जो है पावर भी आएगी साथ, मिस्टेक होगी मुझसे, ए भी आएगा और बी भी साथ आएगा इसी के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये भी मिस हो गया, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी इसके ऊपर आएगा। अब जब जैसे इसको प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड आएगा। यहाँ पे ये वाला जो रेट फॉर रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट है, ये कांस्टेंट है, ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये क्या है, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ये इसके ऊपर जो पावर है वैसे आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसी तरह सिमिलरली हम दूसरे का भी देख लेते हैं, दूसरे में भी सेम यही आएगा, इसके ऊपर भी सी आएगा, इसके ऊपर सी है और डी है, और यहाँ पे भी सी आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा। तो ये इसी तरह कहता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी है जी, रिवर्स रिएक्शन में प्रोपोर्शनल होगा।
ठीक है, ए कैसे होगा, तो उसमें भी उसने कहा है कि रेट ऑफ, अब इसमें सेम के ए प्लस बी एंड सी प्लस डी एंड डी। अब जब ये रेक्टेंट जाएगा तो ये एज अ रेक्टेंट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर क्या होगा, जब ये प्रोडक्ट जो होगा वो रेक्टेंट की तरफ जाना शुरू होगा तो प्रोडक्ट रेक्ट करेगा एज अ, प्रोडक्ट जो होगा एज अ रेक्टेंट के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये जो होगा अब रेक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो डेफिनेशन में जो बात उसने बताई है कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट, ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ दिस मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इस तरह आएगा, और जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट फॉर रिवर्स एंड सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, और इसकी जो पावर है नंबर ऑफ मोल्स है वैसे आएंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर दोनों रिएक्शन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, दोनों का रेट जो होगा वो बराबर हो जाएगा। जब रेट बराबर होगा फॉरवर्ड का और रिवर्स का तो हम उन दोनों को इकट्ठा इक्वल लिख सकते हैं। जब उन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी कुछ इस तरह से आएगी, रेट फॉर फॉरवर्ड एंड रेट फॉर रिवर्स। तो दोनों जब इस तरह इकट्ठे आएंगे तो हम इनको क्या करेंगे, इनको इससे भी के सी की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही के एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरी के आर जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता होगा, के एफ ओवर के आर, ये भी पीछे मैंने बताया। चूंकि चले मैं बता ही देता हूँ, ये सी है, ये नहीं ए है, ये ए है, देखिए ज़रा, के एफ ए बी बी इज इक्वल टू के आर सी एंड डी डी। तो क्या होगा, ये कांस्टेंट जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह जो है क्या हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट होगा ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा और उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसको क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है, के सी कहेंगे इसको। इसमें केमिकल यूज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स का भी जो है वो यूज किया गया है। ऑल दीज रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। कहता है कि जितने भी रिवर्स रिएक्शन होते हैं सारे के सारे इस फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसमें सी भी आता है, डी भी आता है, ए भी आता है, बी भी आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये नहीं बोलना, मैंने मुझसे मिस्टेक हो गया तो ये आप लोगों ने नहीं बोलना। अब वो कहते हैं एग्जाम्पल ज़रा देख लेते हैं हमारे पास, मैं एग्जाम्पल आप लोगों को करवाता हूँ। क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड के सी वैल्यू, क्या कैसे करेंगे इसको। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड के लिए रेट जो होगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेक्टेंट के। रेक्टेंट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब चूंकि इसके आगे नंबर ऑफ मोल्स जो है इसके कोई नहीं है, 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसकी पावर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो रेट फॉर फॉरवर्ड के लिए आर एफ आएगा और प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, इक्वल आएगा और साथ क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जो कि के एफ होगा, और साथ क्या आएगा, N2 और O2, ठीक है। इसी तरह से रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन, रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए हम ऐसे ही यूज करेंगे। तो रिवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, NO के। अब यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे चीज है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मौजूद है, तो हम उसको क्या कहाँ पे लिखेंगे, उसकी पावर में। तो रेट फॉर रिवर्स, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, इक्वल, और क्या आएगा, के फॉर रिवर्स और NO स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो दोनों का रेट जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो जब वो रेट बराबर होगा, आर एफ इज इक्वल टू आर क्या आएगा, तो हम दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, के एफ इंटू N2O2, इसी तरह इज इक्वल टू क्या आएगा, के आर और NO उसका स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को आपस में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, के एफ ओवर के आर, और इधर जो होगा वो क्या होगा, NO उसका स्केयर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, N2 और O2। तो इसकी KC की वैल्यू जो होगी, अब दोनों कांस्टेंट है, KC आ जाएगा, दो एक कांस्टेंट लिख लेंगे, तो फिर जो होगा वो पूरे का पूरा वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको इस तरह जो है आप लोगों ने इसकी KC की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है, ठीक है।
एक और एग्जांपल है, वो भी ज़रा देख लेते हैं जल्दी से। इसमें भी पूछ सकता है कि केसी की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस आप लोगों ने दोहराना है। क्या करना होगा कि रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, N2 के और H2 के। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मोल इसके एक ही था, इसके ऊपर नहीं लिखा, इसके 3 है तो इसके ऊपर हम लिखेंगे। तो रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इस प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो KF आएगा और साथ ऐसे आ जाएगा N2 और H2 जो है ऐसे 3 आ जाएगा। अब दूसरे के लिए बात करते हैं। रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इसके अमोनिया के NH3 और उसकी पावर में आ जाएगा 2, क्योंकि इसके भी नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। तो इसका जो हम क्या करेंगे, रेट फॉर रिवर्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, इक्वल आएगा और KR इंटू NH3 और इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जब इक्विलिब्रियम पे लेकर आएंगे तो क्या आएगा, RF इज इक्वल टू RR। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हमारे पास क्या आएगा, KF N2 और H2 इसकी पावर आ जाएगी 3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, KR NH3 और उसकी पावर आ जाएगी स्केयर। जब दोनों इधर आके डिवाइड होगा तो सेम वही अभी जो हमने किया था, KF ओवर KR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NH3 और उसकी पावर आ जाएगी 2 और नीचे क्या आ जाएगा, N2 और साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये अब इस दोनों को ख़त्म करेंगे तो KC हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, था थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन आप लोगों ने इसको समझना है, कोशिश करनी है, आसान है। हाई क्लासेस में भी जाके यही चीज़ें जो आगे आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप लोग सीरीज वाइज लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।